हेलो दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र के इस प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अमित त्रिपाठी। अभी तक हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के विषय में कक्षाएं ले रहे थे। उसके अगले क्रम में जो बचे हुए बिंदु हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं बिहार में बागवानी फसलों के विषय में क्या स्थिति रही। बिहार में बागवानी फसलें क्षेत्रफल के लिहाज से वर्ष 2023-24 में बिहार में मुख्य फसल आम था, उसके बाद केला। ये परीक्षा की दृष्टि से ऐसे ही बिंदु महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के लिहाज से वर्ष 23-24 में बिहार में मुख्य फसल आम और उसके बाद केला। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये पूछा जा सकता है कि बिहार में बागवानी फसलों में कौन सी ऐसी दो महत्वपूर्ण फसलें हैं जो मुख्य फसल रही हैं। तो वो आम और केला हो सकता है। कभी ऑप्शन में आम रहे केला ना रहे, हो सकता है केला रहे आम ना रहे। ठीक है, तो उस स्थिति में आपके लिए दोनों ऑप्शन को जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है। वर्ष 2022-23 से 23-24 के बीच आम के क्षेत्रफल में सिर्फ 1%, जबकि आम के कुल उत्पादन में 9.7% की वृद्धि हुई है। कितना महत्व, ये एक जो है आम की फसल की उत्पादकता को लेकर के एक प्रेरक तथ्य है कि 1% क्षेत्रफल में मात्र 1% की वृद्धि हुई है, जबकि उत्पादन में 9.7% की वृद्धि हुई है। बिहार में वर्ष 22-23 एवं 23-24 के बीच लीची बिहार की बहुत महत्वपूर्ण फसल है। ये लीची, और अक्सर जो है इसकी चर्चा जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो सोचते हैं कि बिहार की लीची होगी तो बहुत अच्छी होगी। तो 23-24 के बीच लीची के बागानों का क्षेत्रफल 6% बढ़ा, 6% बढ़ा, जबकि कुल उत्पादकता 11.7%। क्षेत्रफल 6% बढ़ा और उत्पादकता 11.7%। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। अगले तथ्य में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में क्या है। बिहार में मुख्य फसलों का क्षेत्रफल, और लेकिन सबसे पहली ड्यूटी है कि हम इसको यहां से डिलीट करें। ठीक है, और फिर अगला तथ्य देखते हैं। अच्छा, एक तथ्य और आया है जो शायद छूट रहा है, इसको नीचे करना पड़ेगा। राज्य में वर्ष 23-24 में कुल 56.4 हजार टन मखाना उत्पादन हुआ है। देखिए, बिहार में मखाना बोर्ड का भी गठन हुआ है। अभी आप लोगों को इस चीज को जानना परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मखाना बोर्ड, मखाना के उत्पादन में बिहार बहुत, और राजनीतिक मुद्दा भी ये बहुत बड़ा बन चुका है मखाना उत्पादकों को लेकर के। मखाना बोर्ड को बनाना, मखाना के उत्पादकों को सही रिम्यूनरेशन मिलना, सही उनको उनके उत्पाद की सही कीमत मिलना, ये एक राजनीतिक मुद्दा भी है। तो 23-24 में कुल 56.4 हजार टन मखाना उत्पादन हुआ। यह भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85%, सोचिए 85% अकेले बिहार राज्य से मखाना का उत्पादन हो रहा है। और ये कितना रहा है वर्ष 2023-24 में आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 56.4 हजार टन। 56.4 हजार टन। अगला फैक्ट है, मिथिलांचल कृषक उत्पादन संघ के तत्वावधान में भारत सरकार ने मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया है। ये सब जो तथ्य हैं ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मखाना को मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। किस मखाना को? मिथिला मखाना को। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। किसने दिया है? भारत सरकार ने। राज्य में उच्च उत्पादक मखाना प्रजाति के बीजों के लिए 100% तथा उन्नत बीजों के निदर्शन के लिए मखाना किसानों को 75% सब्सिडी दी जा रही है। 100% और 85% के दो स्लैब्स में उन्नत प्रजातियों के लिए उच्च उत्पादकता मखाना प्रजाति के बीजों के लिए 100% और उन्नत बीजों के निदर्शन के लिए 75% की सब्सिडी राज्य सरकार ने देने का प्रावधान किया है। चलिए अगला तथ्य देखते हैं क्या है इस संदर्भ में। बिहार में मुख्य फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन वर्ष 2023-24 में फल, विभिन्न फलों को यहां पर दिया गया है, और 1000 प्रति हेक्टेयर, ठीक है, में उनका क्षेत्रफल, और उत्पादन किस में है? 1000 मीट्रिक टन में।
केला 42.7 और उत्पादन 19,903.1 हजार मीट्रिक टन। लीची 39.9, 345.1, मखाना 27.8, 56.4 अभी आपने पढ़ा। आम 164.6, 1926.1 हजार मीट्रिक टन, ये उसकी टोटल उत्पादन रहा है। पपीता 3.4, 102.1, अमरूद 29.4, 455.4, कुल फल उत्पादन अन्य फलों के साथ 371.4 हजार हेक्टेयर में 5,404.8 हजार मीट्रिक टन फलों का उत्पादन बिहार राज्य में हुआ है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन देख रहे हैं आप केला का, सबसे ज्यादा आम का, फर्स्ट पे आम 1,926 और फिर दूसरा केला 1,903.1। ये जो है उत्पादन फलों के मामले में महत्वपूर्ण है, पहला और दूसरा। उसके बाद के तथ्यों को भी आप देख सकते हैं। चलिए अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में आपके प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिहाज से कौन कौन से तथ्य ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। बिहार सरकार ने पान की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए, किसके लिए? पान की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के 6 जिलों, नालंदा, कौन कौन से 6 जिले हैं? ये 6 जिले हैं नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा और वैशाली में पान की खेती को वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये कितने टोटल जिले हो गए? 6 जिले। ये एक फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। अगला देखते हैं तथ्य क्या है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत वैशाली के विदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र पान के लिए स्थापना के लिए 469 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। चौथे कृषि रोड मैप के तहत वैशाली के विदुपुर आदर्श नगर में विदुपुर आदर्श बागवानी केंद्र में पान की स्थापना, जिसमें पान के लिए समर्पित होगा, इस क्षेत्र में पान के लिए समर्पित होगा और 469.0 लाख करोड़ मतलब लाख रुपए, मतलब 4,69,00,000 रुपए इसके लिए विकास के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ और देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। इसी प्रकार चतुर्थ कृषि रोड मैप और क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु कृषि प्रोत्साहन, क्या? क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु कृषि प्रोत्साहन पराग नामक योजना के तहत राज्य सरकार ने शहद उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मधुमक्खी एवं शहद उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो सरकार ने क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु कृषि प्रोत्साहन पराग नामक योजना के तहत राज्य सरकार ने शहद उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इस दिशा में सरकार के द्वारा किया गया ये एक सराहनीय कदम है और इससे न केवल इस उत्पादकों को लाभ होगा बल्कि कृषि के सहायक गतिविधियों में मधुमक्खी पालन शामिल है और उसको भी बल मिलेगा। अंतिम रूप से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। देखते हैं अगला तथ्य क्या है। सब्जी उत्पादन बिहार राज्य में सब्जी उत्पादन सबसे अधिक जमीन पर आलू की खेती होती है। सबसे अधिक जमीन पर आलू की खेती, आलू ने सबसे ज्यादा लैंड एरिया को कवर किया, ठीक है, जिसका वर्ष 23-24 के सब्जियों के खेती में प्रयुक्त कुल जमीन का 39.6%, कुल कृषि योग्य कृषि भूमि का 45.6% हिस्से में आलू की खेती हुई। सब्जी उत्पादन में राज्य में पहली बार 50% सब्सिडी के साथ 500 हेक्टेयर में खरीफ मौसम में प्याज की खेती को बढ़ावा दिया गया। खरीफ मौसम में प्याज की खेती को बढ़ावा दिया गया और राज्य सरकार ने इसके लिए 50% सब्सिडी के साथ 500 हेक्टेयर में इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। देखते हैं अगला तथ्य हमारा किससे संबंधित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में
कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 1। आलू की बढ़ती मांग के कारण चुनिंदा आलू उत्पादक जिलों में इसके उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर 1.25 लाख रुपए इकाई व्यय की दर से 75% सब्सिडी। कुफरी चिप्सोना 1 आलू की खेती के लिए राज्य सरकार ने 75% सब्सिडी की घोषणा की और दिया, घोषणा भी की थी और दिया भी, इससे जो है इसके उत्पादकों को बल मिल सके और इसकी मांग को पूरा किया जा सके। बिहार अब देश के अग्रणी मशरूम उत्पादक राज्यों में से है। महत्वपूर्ण तथ्य है, बिहार अब मशरूम के अग्रणी उत्पादक राज्यों में से है। इसकी कृषि की को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन किसानों को 90% सब्सिडी, कितना, 90% सब्सिडी। कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन, महत्वपूर्ण है, भूमिहीन किसानों को 90% सब्सिडी पर मशरूम किट, कपोस्ट और स्पॉन वितरित किए जाते हैं। ठीक है, तो 90% सब्सिडी, 90% सब्सिडी बहुत बड़ी सब्सिडी है। इसके द्वारा ऐसे लोगों को जो जिनके पास भूमिहीन है वो मशरूम की खेती को करके एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। पढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ और देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रमुख सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन, ये एक आंकड़ा है आप लोगों के सम्मुख जो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में इसको दिया गया है। ठीक है, प्रमुख सब्जियों का क्षेत्रफल और उनका उत्पादन। सबसे पहले आलू, आलू के विषय में आपने अभी पढ़ा ही, आलू किस प्रकार से एक बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है और 329.46 हजार हेक्टेयर में उत्पादन जो हुआ है वो 8,842.63 हजार मीट्रिक टन उत्पादन आलू का हुआ है। ठीक है, जो कि आप लोग आंकड़ों को देख करके समझ सकते हैं कि सब्जी के उत्पादन में आलू के आंकड़े और सब फसलों के आंकड़ों से कितने आगे हैं। इसी तरह से प्याज है 58.87 में 1348.12 हजार मीट्रिक टन। टमाटर 64.54, 1445.78। हरी मिर्च 48.71, 490.81। बैगन 53.70 हजार हेक्टेयर में 1127.70 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। इसी तरह कुल सब्जी उत्पादन अन्य सब्जियों को समेत 894.01 हजार हेक्टेयर में 17,998.74 हजार मीट्रिक टन सब्जी का टोटल उत्पादन हुआ है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ, देखते हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में आपके लिए अगला बिंदु क्या है। फूलों का उत्पादन। इस समय फूलों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप लोग देखते होंगे शादी विवाह में जो तो लगता ही था किस तरह से धार्मिक पर्यटन भी बढ़ा है। ठीक है, और फूलों की का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होने लगा है अन्य देशों में, तो इसलिए फूलों का उत्पादन अब कृषि में आय का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। तो बिहार में फूलों के उत्पादन में की क्या स्थिति रही है उसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस क्रम में। बिहार के महत्वपूर्ण फूल, बिहार के महत्वपूर्ण फूल कौन कौन से हैं? गेंदा, गुलाब और चमेली हैं। कौन कौन से हैं? गेंदा, गुलाब और चमेली। फूलों के कुल उत्पादन में गेंदा का हिस्सा सबसे ज्यादा 96% है। गेंदा का हिस्सा सबसे ज्यादा, गेंदे की डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। गेंदे का रख रखाव भी थोड़ा आसान है, उसकी पत्तियों को सहेजा जा सकता है। गुलाब इस मामले में थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो गेंदे का हिस्सा, लेकिन उसका भी अपना बहुत महत्व है गुलाब का, और चमेली का भी। 96% कुल उत्पादन में गेंदे का हिस्सा 96%, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आपको याद रखना चाहिए। पूछा जा सकता है कि बिहार में फूलों के उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? इन तीन फूलों के साथ एक कोई और फूल का नाम दे देगा और आपको उत्तर टिक करना रहेगा। राज्य में किसानों को स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए 2 लाख रुपए प्रति एकड़ और अन्य बागवानी फसलों के लिए 1 लाख रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी दी जा रही है। बहुत बड़ी मात्रा में राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है बागवानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है,
स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए 2 लाख रुपए प्रति एकड़ और अन्य बागवानी फसलों के लिए 1 लाख रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी दे रही है, जिससे कि इसकी खेती करने वाले किसानों को और स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट का निर्यात होता है और इससे बहुत अच्छी इनकम प्राप्त की जा सकती है। अन्य राज्यों में भी निर्यात होता है और सीजन में मांग भी बहुत होती है और विदेशों में भी इसकी अच्छी मांग है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है। हमारी समसामयिक घटना चक्र जो पब्लिकेशन है, इसकी पुस्तकें और इसका कंपाइलेशन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को टच करने का प्रयास करता है और वो त्रुटिहीन हो, तथ्य जो हो प्रामाणिक हो, इस पर हमारा सबसे अधिक जोर रहता है। बिहार में बस देखते हैं पशुपालन, गव्य उत्पादन और गव्य का मतलब गाय, मछली पालन। बिहार में वर्ष 2003 से वर्ष 2019 के मध्य पशुधन की संख्या में 35.5% तथा मुर्गे मुर्गियों की संख्या में 18.3% की बढ़ोतरी हुई है। इसी क्रम में वर्ष 2018-19 में से 2023-24 के मध्य दूध का उत्पादन 30.9% और अंडों का उत्पादन 95.1% तथा मछली का उत्पादन 45% बढ़ गया है। इस तथ्य को आप लोग ध्यान में रखेंगे। 18-19 से 23-24 के मध्य दूध का उत्पादन 30.9%, ठीक है, 30.9%। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दूध का उत्पादन, डेयरी उत्पाद को लेकर के मैं महत्वपूर्ण रूप से बात कर रहा हूं, बाकी पढ़ना तो सब है। अंडों का उत्पादन 95.1 और मछली का उत्पादन 45% बढ़ गया है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो यहां से आप इसको लिख सकते हैं। 7 निश्चय 2 सरकार ने, इस वर्तमान सरकार ने 7 निश्चय 7 निश्चय, इसके पहले 1 था और ये 2.0। इसके तहत गत 4 वर्षों 21-22 से 24-25 में 56 करोड़ रुपए के व्यय से 7,000 गांवों में दुग्ध सहकारी समितियों को स्वीकृति प्रदान की है। कितने गांवों में? 7,000 गांवों में दुग्ध सहकारी समितियों को स्वीकृति प्रदान की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी 40% महिलाओं के नेतृत्व वाली समितियां होनी चाहिए। इसकी स्वीकृति के लिए आवश्यक है, राज्य सरकार ने इसको स्वीकृति के लिए आवश्यक बनाया है कि कम से कम 40% जो दुग्ध सहकारी समितियां हैं उनका नेतृत्व महिलाओं के द्वारा किया जाए, जिससे महिला उद्यमिता में जागरूकता आए, महिलाओं के हाथ में धन का संकेंद्रण हो और महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक है। और उनमें नेतृत्व की भावना, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, उसका विकास हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला तथ्य क्या है। उर्वरकों के विषय में, बिना उर्वरक की खेती कर पाना बहुत मुश्किल काम है और उच्च उत्पादकता के लिए ये आवश्यक है कि उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। हालांकि सरकार इस दिशा में प्रयासरत है कि शून्य उर्वरक का प्रयोग करके या संपोषणीय उर्वरकों का प्रयोग किया जाए जो मिट्टी को कम से कम नुकसान पहुंचाएं, और उस दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है, लेकिन उसमें वो भी विकासशील अवस्था में है और धीरे धीरे सरकार उस पर जोर दे रही है। वर्तमान में उर्वरकों की खपत के विषय में हम देखते हैं कि बिहार में उर्वरकों की खपत तेजी से बढ़ी है। यह वर्ष 2023-24 में बढ़ते हुए 3,867.1 टन पर पहुंच गई है। इसमें विगत 2 वर्षों में 25.3% की वृद्धि हुई है। कितना? 25.3% की। और इनमें भी सबसे ज्यादा मात्रा कुल उर्वरकों में यूरिया की मात्रा 2/3 थी। कितना? 2/3 उर्वरकों में सबसे ज्यादा खपत किसकी है? 2/3 यूरिया की। और विगत वर्षों में 25.3% की वृद्धि देखी गई है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। बिजली की खपत बिजली की कुल खपत में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 2019-20 के 4.3% से बढ़कर 2023-24 में 17.6
6% हो गया है। किसी क्षेत्र में, इसका मतलब है किसी क्षेत्र में ऊर्जा की मांग, किसी भी क्षेत्र में ऊर्जा की अधिक मांग होने का मतलब ये है कि वो क्षेत्र प्रगति कर रहा है, उस क्षेत्र में विकास जो है निरंतर हो रहा है, संचयी विकास हो रहा है, और उस क्षेत्र में सुधार और निवेश दोनों लगातार हो रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है ये, 4.3% से बढ़कर 23-24 में 17.6% हो गया, और वर्ष 2019-20 बहुत लंबा समय नहीं है। तो बिजली का उपयोग करने में कृषि क्षेत्र जो है वो बहुत आगे रहा। इसी क्रम में वर्ष 2019-20 से 23-24 के मध्य विद्युत सब्सिडी के लिए वितरित रकम 8 गुना तक बढ़ी है। विद्युत किस क्षेत्र में मध्य विद्युत सब्सिडी, विद्युत में सब्सिडी, विद्युत के प्रयोग पर जो लोग किसी क्षेत्र में कर रहे हैं उनको सरकार 8 गुना तक सब्सिडी दे रही है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ और देखते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में अगला तथ्य क्या है। कृषि ऋण, बिहार में विगत वर्षों के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड, आप लोग जानते होंगे रबी और खरीफ के सीजन में सरकार बड़ी मात्रा में ऋण वितरण करती है, ठीक है। वो सहकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से और ग्रामीण बैंकों के माध्यम से, जिनको रीजनल रूरल बैंक्स कहा जाता है, उनके माध्यम से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण देती है, जिससे वो कृषि में निवेश इनपुट कर सकें। तो किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हुआ है विगत वर्षों में, किंतु वर्ष 2023-24 में इसमें थोड़ी कमी देखी गई है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। सामान्य रूप से इसमें वृद्धि की बात रहती है, लेकिन सर्वेक्षण बता रहा है कि इस क्षेत्र में थोड़ी सी कमी रही है, वृद्धि कमी देखने को मिली है। अब आगे देखते हैं अगला तथ्य बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित आपके सम्मुख क्या है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कुल ऋण वितरण वर्ष 2019-20 में 3,204.51 करोड़ रुपए था, जो 23-24 में 7,080 करोड़ रुपए। वाह, क्या बात है। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड में कमी आई है, लेकिन ऋण वितरण 19-20 के 3,204.51 करोड़ रुपए था, जो 23-24 में लगभग 2 गुना हो गया है, 2 गुने से ज्यादा, 7,080.07 करोड़ रुपए। सिंचाई के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, भूजल से सिंचाई बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। कौन सा? भूजल। वर्ष 2022-23 में 64.1% सकल सिंचित क्षेत्र में कूपों के माध्यम से भूजल सिंचाई की गई, जबकि सकल सिंचित क्षेत्रफल 30.3% हिस्से में नहरों के जरिए भूतल जल से सिंचाई की गई। इसका मतलब क्या दे रहे हैं? कूप, भूजल के 2 साधन, पहला कूप और दूसरा नहर। तो कूपों के माध्यम से सबसे ज्यादा सिंचाई की गई, पहले नंबर पे ये रहा, जबकि दूसरे नंबर पर नहर, ठीक है। नहर से 30.30%। अगला तथ्य देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में अगला तथ्य आपके लिए क्या आ रहा है। सिंचाई के लिए बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा, सिंचाई के लिए बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा शुरू की गई नहर परियोजनाएं। पहला, पूर्वी गंडक नहर परियोजना, पूर्वी गंडक नहर प्रणाली, गंगा जलापूर्ति योजना, कर्मनाशा नदी पर निकृष्ट पंप नहर योजना। ये 3 योजनाएं हैं जो बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा शुरू की गई हैं। अगला तथ्य हम लोग देखते हैं, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य तेल बीज मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल बीज मिशन का क्रियान्वयन हो रहा है। इन दोनों मिशनों के तहत चावल के लिए 15, गेहूं के लिए 10, दलहन के लिए 38, मोटे अनाज के लिए 11, जूट के लिए 7, ईख के लिए 7 तथा तिलों के लिए 10 जिलों की पहचान की गई है। कितने जिलों की? 10 जिलों की पहचान की गई है। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य तेल बीज मिशन का क्रियान्वयन हो रहा है। इन दोनों मिशनों के तहत चावल के लिए एन, इसको शॉर्ट, इसको लिखेंगे थोड़ा सा और जो है स्पष्ट हो जाएगा, NM
इस मिशन के तहत, ठीक है, इस मिशन के तहत चावल की खेती के लिए 15 जिले, गेहूं के लिए 10 जिले, दलहन के लिए 38, मोटे अनाजों के लिए 11, जूट के लिए 7, ईख के लिए 5 तथा तिलहनों के लिए 10 जिलों की पहचान की गई है। ठीक है, इस योजना के तहत इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा या इन जिलों के अनुकूल योजनाएं जो है बना करके राज्य सरकार उसको क्रियान्वित करेगी। बढ़ते हैं अगले तथ्य के लिए, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम। जलवायु के अनुकूल कृषि हो, जलवायु अनुकूल कृषि करना इसलिए भी आवश्यक है जिससे कि कम से कम इनपुट देना पड़े, जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव कृषि पर ना पड़े, जिससे कि कृषि उत्पादकता और कृषि में रोजगार और आय तीनों प्रभावित ना हो। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का क्रियान्वयन बिहार के 30 जिलों में, ये प्रीलिम्स के लिए एक अच्छा तथ्य है कि कितने जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का क्रियान्वयन बिहार सरकार करना चाह रही है। वो कौन से कितने जिले हैं? 30 जिले। वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए ये किया जा रहा है। भंडारण और खरीद, बिहार राज्य भंडारण निगम के वर्ष 23-24 में 54 केंद्र चालू थे तथा कुल भंडारण क्षमता 5.79 लाख टन थी। ये एक तथ्य है जिसको आप लोग मस्तिष्क में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य पर और देखते हैं बिहार में भूमि उपयोग का जिलावार प्रतिरूप क्या है, जिसमें टॉप 3 की चर्चा की गई है। किसकी? टॉप 3 की। एक मिनट, देखते हैं अगला तथ्य हमारे सम्मुख। सर्वाधिक पड़ती भूमि प्रतिशत वाले 3 जिले। सर्वाधिक पड़ती भूमि कैसी भूमि है? जिस पर 2 फसलें नहीं ली जाती हैं, ठीक है, जिस पर एक फसल ली जाती, संभवतः लगातार फसलें नहीं ली जाती हैं, कोई फसल नहीं ली जाती है। पड़ती भूमि पर जिस पर कोई फसल नहीं ली जाती है। 3 प्रकार की फसलें होती हैं, एक पड़ती होती है, पड़ती भूमि होती है, दूसरी एक फसली और तीसरी द्विफसली। तो कृषि के लिए ये 3 तरह की फसलें महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। तो पड़ती भूमि के विषय में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। सर्वाधिक प्रसिद्ध भूमि प्रतिशत वाले 3 जिले कौन से हैं? जहानाबाद, अरवल तथा जमुई। सर्वाधिक पड़ती भूमि क्षेत्रफल वाले 3 जिले, क्षेत्रफल यहां पे क्या था? प्रतिशत, और यहां पर क्षेत्रफल, इसमें गया, पूर्णिया और जमुई। सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्रफल वाले 3 जिले, सर्वाधिक नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया, किसमें है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण तथा रोहतास। कौन कौन से जिले हैं? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। इसी तरह से बिहार का निवल बुआई क्षेत्रफल, ये तो कौन सा था? निवल बुआई क्षेत्रफल वाले 3 जिले थे। बिहार का निवल बुआई क्षेत्रफल कितना है? अब उसकी मात्रा बताई जा रही है, यहां पर मात्रा कितना रही है। इसको डिलीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार का निवल बुआई क्षेत्रफल 5,112.8 हजार हेक्टेयर है। 5,112.8 हेक्टेयर बिहार का निवल बुआई क्षेत्रफल है। सर्वाधिक निवल बुआई प्रतिशत के मामले में 3 जिले कौन कौन से हैं? बक्सर 83.4, भोजपुर 81.8 तथा सिवान 73.9%। बिहार का कुल निवल बुआई प्रतिशत कितना है? वो 54.6 है। नेट सोन पर एरिया का परसेंटेज कितना है? 54.6%। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। सर्वाधिक फसल सघनता वाले 3 जिले। फसल सघनता क्या है? किसी एक भूमि पर
कृषि योग्य भूमि पर एक से ज्यादा कितनी फसलें ली जा सकती हैं एक वर्ष के अंदर, ठीक है, वो है उसकी फसल सघनता। तो इस मामले में सुपौल सबसे आगे है, सुपौल 1.82, जहानाबाद नंबर 2 पे 1.75 और बेगूसराय 1.74। ये जो है जिले प्रतिशत के रूप में अधिक रहे हैं। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। बिहार की कुल फसल सघनता 1.42 है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। कुल फसल सघनता 1.42, ये उसका टोटल फसल सघनता का औसत है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ और देखते हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में अगला तथ्य कौन सा है। अध्याय 4, उद्योग उद्यम क्षेत्र। उद्योग या उद्यम जो भी हम लोग कह दें, उद्यमिता की क्या स्थिति है, रोजगार, औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति क्या है, उसकी मात्रा क्या है, उसका कंपोनेंट किस भाग में, उसका वितरण कितना ज़्यादा है, उसमें नियोजित कितने लोग हैं, उसकी उत्पादकता, कुल उत्पादकता कितनी है, उसमें समृद्धि दर कितनी है, ये उद्यम क्षेत्र में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। औद्योगिक क्षेत्र खासकर कर निर्माण और विनिर्माण, किसमें, किन दो क्षेत्रों में, निर्माण और विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन और इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। निर्माण में बिल्डिंग, रोड, ये सब आता है। विनिर्माण में फूड प्रोसेसिंग वगैरह, ठीक है, ये सब आता है। तो निर्माण बिहार में औद्योगिक विकास के प्रमुख वाहक। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य के औद्योगिक विकास में किन दो महत्वपूर्ण भागों का, महत्वपूर्ण क्षेत्रकों का बड़ा योगदान है, तो उसमें निर्माण और विनिर्माण रहेगा। उस पर आपको ऑप्शन टिक करना रहेगा, ठीक है। अगला तथ्य है वर्ष 2022-23 में द्वितीयक क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में निर्माण क्षेत्र का 50.2% तथा विनिर्माण क्षेत्र का 37% योगदान रहा है। ये एक तथ्य है। बिहार में वर्ष 2021-22 से 22-23 के बीच निर्माण गतिविधियों का विकास 22% की वृद्धि दर से हुआ है। कितना प्रतिशत की वृद्धि दर से? 22%। निर्माण, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। वर्ष 2023-24 में चुनिंदा भारतीय राज्यों में सकल राज्य गत मूल्य वर्धन में बिहार के औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 21.5% है। कितना है? 21.5%। किसमें? 23-24 चुनिंदा भारतीय राज्यों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में बिहार के औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 21.4% है, 5% है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसको आपको अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। आगे देखते हैं। बिहार में वर्ष 23-24 में 10.6%, बिहार में वर्ष 23-24 में 10.16% चीनी प्राप्ति की दर से राज्य की 9 चीनी मिलों का कुल चीनी उत्पादन 68 वृद्धि दर कितना है? वृद्धि दर 10.16। और ये किसमें रहा है? 9 चीनी मिलों का कुल उत्पादन कितना रहा है? 68.77 लाख क्विंटल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। गव्य डेयरी उद्योग, ठीक है। बिहार में गव्य का मतलब गाय से उत्पन्न जो भी पदार्थ है, ठीक है, चाहे वो दूध हो, चाहे पनीर हो, चाहे वो मक्खन हो, चाहे दही हो, ठीक है। बिहार में गव्य उद्योग के विकास के लिए बिहार राज्य दुग्ध सहकारी महासंघ लिमिटेड कॉम्फेड की स्थापना 1983 में हुई थी। वर्ष 2023-24 में राज्य में कुल दैनिक दुग्ध संग्रहण 2305.1 किलोग्राम हो गया, जो पिछले वर्ष 22-23 की तुलना में 38.7% की वृद्धि दर्शाता है। दुग्ध के संग्रहण में दुग्ध को निकालने के बाद उसको एकत्रित करना,
ठीक है, और एकत्रित करने के बाद उसका पुनर्वितरण करना, पुनर्वितरण विपणन करना, ठीक है, उसको अगले उत्पादों से गुजारने के लिए, उसके प्रसंस्करण के लिए, उसके डायरेक्ट उपभोग के लिए वो जो प्रक्रिया है वो, उसके लिए ये संग्रहण आवश्यक है। और उसमें कितना वृद्धि हुई है? 38.7% की वृद्धि, एक महत्वपूर्ण वृद्धि है ये हुई है। तो बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, देखते हैं अगला फैक्ट क्या है आपके लिए बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में। वस्त्र उद्योग, चर्चा करेंगे वस्त्र उद्योग की। बिहार में 14 जिलों में विशेष हथकरघा उत्पादों का निर्माण होता है। कितने जिलों में? 14। बिहार में ऐसे 14 जिले हैं जिसमें हथकरघा, हैंडलूम उत्पादों का निर्माण होता है। 14 ऐसे जिले हैं, हैंडलूम, ठीक है। बिहार में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, मलबरी, तसर और ईरी या अंडी या एरी। 3 तरह के रेशम का उत्पादन बिहार में होता है। वर्ष 23-24 में बिहार में सर्वाधिक तसर रेशम का उत्पादन 43.9। अब ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये तथ्य। वर्ष 2023-24 के में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में रेशम की किस किस्म का उत्पादन रहा? तो उसमें सर्वाधिक रहा वो आ जाएगा कौन सा? तसर रेशम, तसर रेशम, ठीक है। वर्ष 23-24 में बिहार के सभी उद्यमों में हुए कुल निवेश का 93.4% हिस्सा केवल 4 प्रकार के उद्यमों से आया। ये उद्यम है खाद्य प्रसंस्करण, सामान्य विनिर्माण, प्लास्टिक, रबर, सूचना प्रौद्योगिकी और वह संबद्ध क्षेत्र। वर्ष 23-24 में बिहार के सभी उद्यमों में हुए कुल निवेश, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, निवेश, जब तक निवेश नहीं होगा तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा और रोजगार नहीं बढ़ेगा। तो हर सरकार ये प्रयास करती है कि किसी क्षेत्र को उसके लिए विशिष्ट नीतियां लाई जाएं, जिससे उद्यमी, चाहे वो आंतरिक उद्यमी, घरेलू जो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो निवेश के लिए तैयार हो, ठीक है। तो 23-24 में बिहार के सभी उद्यमों में हुए कुल निवेश का 93.4% हिस्सा केवल 4 प्रकार के हो। तो बिहार में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ इस वित्तीय वर्ष के दौरान, 23-24 के दौरान, उसमें सबसे ज्यादा निवेश खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग में, सामान्य विनिर्माण, जनरल मैन्युफैक्चरिंग में, जनरल मैन्युफैक्चरिंग में, प्लास्टिक, रबर और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट हुआ। कितना? 93 बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये, क्योंकि निवेश ही किसी भी राज्य, देश या अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन है। अगर वो अच्छा है तो फिर रोजगार और कुल उत्पादन में लगातार वृद्धि होती रहेगी। वर्ष 23-24 में प्रति इकाई रोजगार पैदा करने में बड़े उद्योगों में वस्त्र उद्योग शीर्ष पर रहा। महत्वपूर्ण तथ्य है। वैसे भी वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रकों में से एक है भारत में, ठीक है, और ये क्षेत्र कृषि से संबंधित भी है। तो वस्त्र उद्योग शीर्ष पर रहा सबसे ज्यादा प्रति इकाई रोजगार पैदा करने में। यहां प्रति इकाई औसतन 219 रोजगार पैदा हुए। मतलब किसी एक इकाई में, किसी एक वस्त्र निर्माण इकाई में 219 लोगों को रोजगार दिया गया। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और स्पेशली बिहार राज्य को देखते हुए ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने राज्य के स्टार्टअप को सहयोग व सहायता देने के लिए भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी के साथ मिलकर 150 करोड़ रुपए का कोषों का कोष, फंड ऑफ फंड बनाया है। किसके लिए? स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप को सहयोग और सहायता देने के लिए। खान एवं भूतत्व विभाग, खान और भूतत्व क्षेत्र में वर्ष 23-24 में बिहार के सभी खनिजों से राजस्व संग्रहण 3114.79 करोड़ रुपए था, जो गत वर्ष के राजस्व संग्रहण से 14% अधिक था, ठीक है। तो खान एवं भूतत्व में के शीर्षक के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सभी खनिजों से जो राज्य सरकार को
राजस्व का संग्रहण हुआ वो 3114.79 करोड़ रुपए 23-24 में था, और जो कि उसके पहले के वर्ष से 14% अधिक था। कितना? 14%। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ जो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है। श्रम रोजगार, नहीं और भी तथ्य हैं। हम लोग कोई भी तथ्य छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण हो जाए इसको कोई नहीं जानता है, ठीक है। इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम पूरे सिलेबस को कवर करें, क्योंकि पढ़ने के दौरान ही महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं। लघु खनिजों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज बालू खनन, सबसे महत्वपूर्ण बालू खनन। वर्ष 2023-24 में प्रमुख और लघु दोनों प्रकार के खनिजों में अकेले बालू खनन का राजस्व में 50% योगदान, बहुत बड़ी मात्रा में 50% योगदान किसका रहा? बालू खनन का। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज के लेक्चर को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे पर्यटन क्षेत्र से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। धन्यवाद।